हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नॉलेज दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने 789 यानी लगभग 790 वैकेंसी निकाली है अलग अलग पोस्ट पे। और इसमें अच्छी बात यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास, 12वीं और एनी ग्रेजुएट, साथ में डिप्लोमा लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसकी सैलरी क्या-क्या है और एजुकेशन क्राइटेरिया कैसे रहेगा, ये सब डिटेल में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दिखाना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको वेबसाइट पे भी लेके जाऊँगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह देखते हैं कि ओपनिंग डेट है 20 जुलाई 2020 का, और क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन है 31 अगस्त, यानी 31 अगस्त तक आपको ये एप्लीकेशन पूरा भर के सबमिट करना है। और एग्ज़ाम डेट है यहाँ पे दिया है, एग्ज़ाम ऑफ डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन है 20/12/2020, यानी 20 दिसंबर तक आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए। तो पैरामेडिकल स्टाफ में चलिए देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है। सबसे पहले ये पढ़ लेते क्या है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स, यानी ये फीमेल मेल दोनों के लिए है, इसमें लेडीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए है? पोस्ट ऑफ ग्रेड बी एंड ग्रेड सी, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गैजेटेड, कॉम्बैटाइज पैरामेडिकल स्टाफ इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये। ठीक है, इसमें सबसे पहली पोस्ट है इंस्पेक्टर की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे एक। सैलरी यहाँ पे दिया है इन्होंने 44,900 से लेके तो 1,42,400 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें इस सेक्शन में बीएससी इन होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज सब्जेक्ट, यानी बीएससी अगर आपको होम साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास इसके अलावा डिप्लोमा इन डायटिक्स है, अगर आपने डायटिक्स में डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है यहाँ पे बिलो 30 ईयर्स। और ओबीसी और जनरल कैटेगरी में तो हमेशा डिफरेंस रहता है, तो कैटेगरी वालों के लिए कुछ रिजर्वेशन हमेशा रहती है, वो यहाँ पे दिया है इन्होंने। ठीक है, लास्ट डेट है यहाँ पे क्लोजिंग डेट एज ऑन 31 अगस्त। तो लास्ट डेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 31 अगस्त तक ही आपको ये एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। सेकंड है सब इंस्पेक्टर, में क्विकली जाना चाहूँगा इसमें क्या क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सब इंस्पेक्टर का टोटल पोस्ट है 175, लेवल है 6 सैलरी का, और सैलरी है 35,000 से लेके तो 1,12,000 तक रफली। इसमें क्या है, 12वीं पास बंदा चाहिए इनको सब इंस्पेक्टर के लिए, और एज लिमिट है बिलो 30 ईयर्स। देन आप सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, और इंटरमीडिएट और 10+2 विद साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट, यानी अगर आप 12वीं पास हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 10+2 यानी 12वीं, या तो फिर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन रेडियो डायग्नोसिस, आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी है 35,000 से लेके तो 112 यानी 1,12,400 तक आपको सैलरी इसमें मिल सकती है। और एज लिमिट अगेन बिलो 30 ईयर्स, और रिलैक्सेशन तो हमेशा रहता है। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए 84 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 29,000 से 92,000 तक इसका सैलरी रेंज है। और इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया देखते हैं 12 पास चाहिए इसमें। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा है फार्मेसी में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब है तो अप्लाई करना जरूरी है। और इसमें देखिए एज लिमिट है बिटवीन 20 से लेके तो 25 ईयर्स तक।
राइट। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, लेवल ऑफ सैलरी है 5, 29,000 से 92,000 तक, 10+2 चाहिए 12वीं, या तो फिर बैचलर इन फिजियोथेरेपी, डिग्री चाहिए 3 साल का, 3 साल का 4 साल का डिग्री अलॉन्ग विथ, अगर आपके पास वो क्राइटेरिया नहीं है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप डिप्लोमा भी चलेगा 3 साल का। एज है 20 से 25 ईयर्स तक। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, अगेन इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, सैलरी भी उतनी है 29,000 से 92,000 तक, मैट्रिकुलेशन विथ साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी आपका 10वीं पास है तो भी आप ये चल सकता है। देन 2 इयर्स ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स, अगर आपने कोई कोर्स किया है डेंटल से रिलेटेड तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें 64 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लगभग 30 से 92,000 तक सैलरी है। देन आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विथ साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट यानी 10+2, देन डिप्लोमा इन और सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी, ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। 8वां नंबर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन। तो इस नोटिफिकेशन में आप जा सकते हो, देख सकते हो, मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट वैकेंसीज है और उसके नंबर ऑफ पोस्ट और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए यहाँ पे 12वीं पास चाहिए, 25,000 से 81,000 तक इसका सैलरी रेंज है। देन हेड कांस्टेबल में भी नंबर ऑफ पोस्ट 3 आती है, 25,000 से 81,000 तक इसका सैलरी है, 12 पास चाहिए इनको, ठीक है। देन यहाँ पे हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन है, इसमें भी लगभग 12 पास चाहिए या डिप्लोमा, 2 इयर्स का डिप्लोमा इन डायलिसिस, वो भी रहेगा तो भी आप पास इसमें अप्लाई कर सकते हो। हेड कांस्टेबल में अगेन 84 नंबर ऑफ ये है वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली है सीआरपीएफ जवानों के लिए। देन हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विथ साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम यानी 12। देन डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, ये भी ऑप्शनल है। देन हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड, कांस्टेबल मसालची, कांस्टेबल कुक, ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या है। कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ होटल ऑफ रेप्यूट, अगर आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल में अगर आपने काम किया है तो, एंड दैट शुड बी मेडिकली फिट, यानी आप मेडिकली फिट होना जरूरी है। वेटरनरी वालों के लिए क्या है, देखिए सैलरी है 25,000 से 81,000 तक, एसेंशियल क्राइटेरिया है 10+2, यानी आपका 12वीं होना जरूरी है, या तो फिर आप डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। डिजायरेबल चाहिए यहाँ पे एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ वेटरनरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। देन हेड कांस्टेबल टेक्नीशियन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट और सेम सैलरी है, वो देख लेना आप। एक्सपीरियंस भी चाहिए, रेडियोग्राफर के लिए भी चाहिए वही। अभी नीचे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्या नोटिस इन्होंने दिया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन फ्रॉम रेपुटेड और रिस्पेक्टेड कैटेगरी, यानी अगर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10% रिजर्वेशन दिया है। अभी कोड क्या है ये आप फॉर्म भरोगे तब आपके लिए काम आएगा कि कौन से फॉर्म के लिए कौन सा कोड देना चाहिए, वो साइट पे आपको मिलेगा, यहाँ पे भी दिया है। सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, यहाँ पे दिया है इंडिया, नेपाल और भूटान, ये एक बार क्विकली आप पढ़ लेना क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। कैटेगरी वालों के लिए हमेशा रिजर्वेशन रहता है, तो यहाँ पे दिया है कि क्या रिजर्वेशन है, वो आपको पता होगा, नहीं है तो एक बार इसमें जाके देख लेना।
फॉर्म भरने के पहले ये जरूरी रहता है हर चीज़। रिलैक्सेशन भी हमेशा ही देखना पड़ता है कि क्या रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि वैकेंसी के टाइम पे बहुत रिलैक्सेशन कभी कभी चेंज करते हैं। अभी इसके वे नोटिफिकेशन में और क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन। आपका कोई सर्टिफिकेशन है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट इन्होंने दिया है, वो पढ़ के आपको फिल करना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखिए हाइट मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिया है, चेस्ट दिया है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें, अगर आप फिट होते हो तो ही भरना, अदरवाइज भर के कोई फायदा नहीं है, वेस्ट जाएगा आपका मनी एंड टाइम बोथ। फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए यहाँ पे, कुछ स्टैंडर्ड्स दिए वो इम्पोर्टेंट है फॉर्म भरने के पहले, वो एक बार हर कैंडिडेट को पढ़ना पड़ेगा। देन इसमें जाते हैं नीचे, स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए भी कंडीशंस यहाँ पे दिए है। एग्जामिनेशन सेंटर से इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना है आप कि क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर्स है। तो देखिए दिल्ली है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, जम्मू, नागपुर, मुजफ्फरापुर, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर्स है। हाँ, एग्जामिनेशन फ़ी पे आते हैं अभी। फ़ी के लिए इन्होंने क्या दिया, मेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू द अबव पोस्ट शो डिपॉजिट 200 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ फॉर ग्रुप सी। यानी बी के लिए है, ग्रुप बी के लिए 200, ग्रुप सी के लिए 100 रुपीज़। तो फ़ी ज़्यादा नहीं है। और फ़ी कैसे देना है, फ़ी में बी सेंड थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स एंड बैंक ड्राफ्ट्स ओनली। अगर आपको फ़ी भरना है तो इंडियन पोस्ट से भरना पड़ेगा आपको, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है फ़ी पेमेंट करने का। कैंडिडेट्स हु हैव टू अप्लाई एप्लीकेशन फ़ी कैन पे थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स और बैंक ड्राफ्ट्स इन फेवर ऑफ। आपको किसके फेवर में पे करना है, तो डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल, इनके नाम पे ही आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, 100 एंड 200 रुपीज़। अब हाउ टू अप्लाई में इन्होंने दिया है, हाउ टू अप्लाई यानी अप्लाई कैसे करें। द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय हैंड और पोस्ट ओनली। आपको ये जो एप्लीकेशन, ये जो नोटिफिकेशन मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन आपको सीआरपीएफ के वेबसाइट पे मिलेगा, जहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एंड देन वो एप्लीकेशन आपको बाय हैंड और पोस्ट से ही देना पड़ेगा। और उसका डेट तो पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको एक बार। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 अगस्त, यानी 1 महीना और है आपके पास। और एग्जामिनेशन है, आपको पता है दिसंबर में एग्ज़ाम है इसकी, ठीक है। अभी क्या है इसमें कि दी ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विथ फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो भी है, एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस अटैच कर दो। और ये सभी आपको भरना पड़ेगा फिल करके, और ये सब अटैचमेंट करके देना पड़ेगा इस एड्रेस पे जो दिया है यहाँ पे, डीआईजीपी वाला, भोपाल वाला। इस पे भेजना पड़ेगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन, ये नाम पे, ये नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अभी क्या है, एक रिक्वेस्ट फॉर चेंज और करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर्स, अगर आप में कोई करेक्शन करना चाहते हो तो भी इसके लिए प्रोविजन दिया है, वो पढ़ लेना। ये क्या है, नहीं समझता है तो आप मुझे लिखिए, कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये वेबसाइट है देखिए, www.crpf.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा। Any amendment to the advertisement or updates regarding the recruitment or test or result will only be published on CRPF वेबसाइट, यानी जो भी रिजल्ट रहेंगे, अपडेट रहेगा इस रिक्रूटमेंट के लिए, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। वेबसाइट का नाम है crpf.gov.in। तो आपको इसी वेबसाइट पे जाके बार बार चेक करना पड़ेगा। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने दिया है, सेम है 31 अगस्त। उसके पहले देते हो तो ठीक, अदरवाइज आप रिजेक्टेड हो जाओगे। देन जनरल कंडीशंस क्या है एक बार देख लेते हो क्विकली, कि द कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली वन पोस्ट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन। यानी जितनी पोस्ट है यहाँ पे, लगभग जितने भी पोस्ट दिए हैं, सभी के सभी में से आपको
एक चूज करना पड़ेगा, कोई भी आप हर एक चूज नहीं कर सकते। वैकेंसी तो लगभग 700-800 वैकेंसी ली है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही चूज करना पड़ेगा। नो चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी आपको जो सेंटर दिया है वही जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी देखते हैं टेस्ट क्या क्या है इसमें। स्टेज 1 देखिए कि रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कैसा रहेगा, सिलेक्शन क्या कैसे रहेगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 1। अब स्टेज 1 क्या है, स्टेज 1 है पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये पहली टेस्ट रहेगी आपकी। इसमें क्या रहेगा, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी स्क्रीन फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी हाइट वेट और चेस्ट आपका मेजर करेंगे। इसमें क्या है, ये डॉक्यूमेंट भी देखेंगे ये लोग, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट, एनओसी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये टेस्ट होने पहली टेस्ट होने के बाद पीईटी होगी। पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी आपकी चेक की जाएगी, अगर आपके बॉडी में कोई मार्क है क्या, वो सब देखेंगे इस टेस्ट में, ठीक है। फिर पीईटी के बाद स्टेज 2, पीएसटी पीएटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। फिजिकल और एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। अब रिटन टेस्ट में क्वेश्चन तो रहते हैं, फॉर्मेट कैसा है यहाँ पे दिया है। रिटन एग्जामिनेशन देयर विल बी ओनली वन पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 1 मार्क, यानी टोटल 100 मार्क्स रहेंगे आपके 2 घंटे के लिए। पार्ट 1 है 50 मार्क और पार्ट 2 है 50 मार्क्स, पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश हिंदी, ये टॉपिक कवर रहेंगे। पार्ट बी में क्या रहेगा, फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, एचसी, इन लोगों के लिए देखिए कैसा क्या है। इन लोगों के लिए 50% ऑफ टोटल मार्क्स, और ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ। पार्ट बी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि पार्ट बी में बोलता है कि क्वेश्चंस विल बी ऑफ द कंसर्न प्रोफेशंस ऑफ द ट्रेड, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस विल बी एट पार with eligibility criteria required for particular trade and rank. Minimum cutoff percentage for qualifying the written examination for all the posts will be as under. यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अब INSP यानी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है तो 50% ऑफ टोटल मार्क्स, ओबीसी कैंडिडेट है उसमें भी तो 45% रहेगा। एंड दूसरा जो पोस्ट है कांस्टेबल, उनके लिए है 45 और 40, यानी अनरिजर्व के लिए 45 और रिजर्व के लिए 40। एंड क्वेश्चंस विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी आपको मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। स्टेज 3 भी है इसमें। चलो तीसरी वाली स्टेज क्या बोलती है कि ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब ट्रेड टेस्ट क्या है आपको पता होगा कि स्किल टेस्ट है, इसमें आपकी स्किल देखी जाएगी। ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ 20 मार्क्स एंड द क्वालिफाइंग इन नेचर। 20 मार्क का टेस्ट रहेगा। प्रैक्टिकल टेस्ट इन कंसर्न ट्रेड इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये वाले टॉपिक इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और 10 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स इन रिस्पेक्टिव ट्रेड 5 मार्क्स। तो ऐसे मिला के ये 20 मार्क होने वाले आपके ट्रेड टेस्ट के ऊपर, और वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, यानी क्वालिफाई उसमें होना पड़ेगा तभी जाके आप सिलेक्ट होगे आगे। सबसे लास्ट आता है स्क्रीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने जो पहले दिया था या लिखा था कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपका वेरीफाई होगा। अभी यहाँ पे देखिए कट ऑफ मार्क्स इन ट्रेड टेस्ट विल बी एज अंडर। कट ऑफ मार्क रहेगा ट्रेड टेस्ट के लिए भी, तो कैटेगरी वाइज रहेगा, रैंक वाइज रहेगा। देखिए इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए अगर ओपन है, आप ओपन कैटेगरी EWS है तो 10 मार्क आउट ऑफ 20, यानी मिनिमम 10 चाहिए आपको। ओबीसी है तो 9 चाहिए। कांस्टेबल के लिए 8 चाहिए ओपन वालों के लिए, और ओबीसी के लिए 7 मार्क्स चाहिए। तो हर एक ट्रेड यानी हर एक टेस्ट के लिए आपको कट ऑफ मार्क रहेगा।
सबसे अभी चौथा स्टेज भी है यहाँ पे, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये होने के बाद आपका मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। तो कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड आइदर फिट और अनफिट। अगर आप फिट है तो फिट डिक्लेयर हो जाओगे, फिट नहीं है तो आप अनफिट डिक्लेयर हो जाओगे। अब मेडिकल गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट क्या है? तो ये मेडिकल गाइडलाइंस हमेशा की तरह स्टैंडर्ड रहती है, आप एक बार जाके इसको पढ़ लेना क्या क्या है इसमें। मेडिकल गाइडलाइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझेगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर आपका जैसे कि टैटू वैटू नहीं होना, ये सब चीज़ें वो सब लोग देखते हैं। देखिए ड्यूरेशन ऑफ द फिट क्या है, फिटनेस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव केसेस इफ एनी कैंडिडेट ऑपरेटेड फॉर फॉलोइंग द टाइम्स फॉर फिटनेस विल बी कंसिडर एज पर द गाइडलाइंस। ये सब चीज़ें आपके हर एग्जाम में देखी जाती है और इसमें भी देखी जाएगी। Chest measurement of female candidates will not be measured. However, it should be ascertained that the chest is well developed. ठीक है, यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन भी चेक करा किया जाएगा, उसका भी परसेंटेज है कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका मेडिकल फिटनेस चेक हो जाएगा। ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग द मेडिकल। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। देखते हैं इसमें क्या दिया है, क्या क्या है पॉइंट जिससे आप रिजेक्ट हो जाओगे। इंडिकेशंस ऑफ एनी क्रोनिकल डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, साइफिल्स और अदर वेनरल डिसीज, यानी अगर आपको कोई डिसीज है कोई बीमारी है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और भी है जैसे लाइक लो स्टैंडर्ड विजन, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, बोलने में तकलीफ है, ये सब चीज़ें आपको आपकी देखी जाएगी और वो आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो फॉर्म भरने के पहले 100 बार सोचिए तभी जाके फॉर्म भरिए। पाइल्स है क्या आपको, टॉन्सिल्स है क्या, इंस्पेक्टर जो मेडिकल इंस्पेक्टर है वो सब देखेगा और आपको सिलेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा मेडिकल ग्राउंड्स पे। ये सब ग्राउंड्स ये है यानी रीजंस है कि आपको रिजेक्ट करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। ठीक है, उनका कहना है कि आप पूरा यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन चेक कर लो और फिर बाद में फॉर्म भरो। ये देखिए विजुअल स्टैंडर्ड्स फॉर डायरेक्ट एंट्री एसओज ओआरस इन सीआरपीएफ। अब ये कुछ डायरेक्ट एंट्री के लिए विजुअल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, वो एक बार देख लेना क्या है। ठीक है, क्वेरी तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। एक सर्विसमैन के लिए भी स्टैंडर्ड्स दिए हैं इन ग्रुप ऑफ एसओज एंड ओआरस, बराबर। गाइडलाइन और भी पढ़ना है तो ये वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लो, मैं दिखा दूंगा आपको कहाँ पे चेक करना है। अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आपको अपील करना है, आपको अनफिट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपको फिर भी अपील करना है तो आप अपील कर सकते हो। उसके लिए 15 डेज का टाइम दिया है यहाँ पे। विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कम्युनिकेशन टू हिज मेडिकल अनफिटनेस। ड्रॉल ऑफ मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट कैसा रहेगा? मेरिट लिस्ट रहेगा एज पर द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये सिलेक्शन का उनका तरीका है, आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो अप्लाई करना है, पहले अप्लाई करना है, सिलेक्ट होना है। देन जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट क्या रहेगी? जनरल इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पे दी है, वो तो कॉमन रहती है हर टाइम, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, देन एसटी के लिए। फी डिपॉजिट कितना रहेगा वो सब तो पहले डिस्कस कर लिया हमने। EWS कैंडिडेट शुड सबमिट द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी जो इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन है EWS, उनको उनका इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और भी जो जो एनओसीज है, फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हैं, एक बार देख लेते क्या क्या फॉर्मेट यहाँ पे दिए हैं सीआरपीएफ ने। तो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड्स विल बी डिस्पैच बाय पोस्ट इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिसीव एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन ही मस्ट इमीडिएटली कॉन्टैक्ट। आपको पोस्ट पे आपका जो एड्रेस रहेगा, जो एड्रेस आपने लिखा है उस एड्रेस पे ही आपको एडमिट कार्ड आएगा। तो एड्रेस आपको प्रॉपर लिखना ज़रूरी है।
फिर जाके आपको एड्रेस कार्ड अपना एडमिट कार्ड मिलेगा उस एड्रेस पे। सीआरपीएफ की डिसीजन फाइनल रहेगी, बोल रहा है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन सबमिट किया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो बेस्ट है कि आपको कोई गलत लिखना नहीं है, आपको जो भी लिखना है वो सही लिखना है। इन पोजेशन ऑफ मोबाइल फोन एंड एक्सेसरीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विद इन द प्रीमाइसेस। ये देखिए विदाउट, ये कुछ क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि आपके ऊपर एक्शन ली जा सकती है अगर आपके पास मोबाइल दिखा एग्जाम के टाइम पे, तो ये एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक्शन पॉइंट्स है, इसको एक बार पढ़ लो क्या क्या है तो, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे जाके देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ये सब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी है कि क्या कैटेगरी है क्या कैटेगरी नहीं है। देन आइडेंटिटी प्रूफ क्या है आपके पास, वो सभी आपको अटैच करना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट शुड बी आइडेंटिकल। यानी आप जो भी सिग्नेचर लिखते हो वो सब कुछ आपको एक ही फॉर्मेट में देना पड़ेगा। यानी एक ही सिग्नेचर होना चाहिए, 10 सिग्नेचर 10 जगह पे नहीं लिख सकते आप, फिर आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स, ये नोटिस क्या है, बी अवेयर ऑफ टॉट्स, मनी इज नॉट चार्ज फॉर रिक्रूटमेंट इन सीआरपीएफ। If you have paid or promised to pay money to anyone, you are being cheated and you are losing money. If anyone demands money for getting you selected, immediately inform the PO, presiding officer of recruitment officer or recruitment board, IG, DGI, DIG और कंसर्न अथॉरिटी। यानी अगर आपको किसी ने पैसा मांगा है तो आप फाइल कर सकते हो कंप्लेंट। ये देखिए सीआर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्या क्या है, पोस्ट अप्लाइड कैसे दिखना, कैसे आपको भरना पड़ेगा, डिटेल्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। यानी आपको ये सब चीज़ें भरना पड़ेगी। यहाँ पे देखिए फादर के नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, फोटोग्राफ्स यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, ये जो बॉक्स दिया है इधर। देन पूरा होने के बाद आपको यहाँ पे 10वीं 12वीं सभी के जो मार्क्स है वो फिल करना पड़ेगा। एजुकेशन स्टैंडर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल नेम, नेम बोर्ड, सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, सब सब सब। आधार कार्ड, अगर आपका कोई पुलिस कंप्लेंट किया है किसने तो वो भी लिखना पड़ेगा, किया है तो क्यों किया है उसका रीज़न देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी डिक्लेरेशन आता है, ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सब सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। अनसाइंड डिक्लेरेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर आपका डिक्लेरेशन अनसाइंड है तो रिजेक्टेड रहेगा। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, यानी अगर आपका फैमिली मेम्बर या तो कोई ये रहेगा डिफेंस पर्सनल रहेगा, उनका डिक्लेरेशन रहेगा, ठीक है। फिर और कुछ फॉर्मेट्स है यहाँ पे, एक सर्विस मैन के लिए फॉर्मेट्स है, तो वो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दैट इफ सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विच to which the application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointment authority। इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपने बोला है कि मैं एक सर्विसमैन से आता हूँ, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। क्या प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन आर्म फोर्सेस, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्सेस, ये सब डिटेल्स आपको फिल करके देना पड़ेगा। फिर क्या आता है, फिर आता है SC/ST सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको कॉपी करना पड़ेगा, इसके ऊपर ये डिटेल्स है फिल करना पड़ेगा, ब्लैंक डिटेल्स एंड स्टैम्प मार के आपको इनको देना पड़ेगा। अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू इशू कास्ट सर्टिफिकेट्स, तो कौन सी अथॉरिटीज है कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, तो ये सब OBC के लिए फॉर्मेट्स है। डिक्लेरेशन टू OBC, नॉन क्रिमिलियर भी चाहिए आपके पास, वो भी फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए। तो जितने भी फॉर्मेट्स रिलेटेड टू दिस इंक्वायरी और वैकेंसी पब्लिकेशन आपको
सभी फॉर्मेट से अभी इन्होंने दिया है, आपको सिर्फ जाके चेक करना है, फिल करना है, देखना है और फिर भरना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हो। ये देखिए, मैंने www.crpf.gov.in यहाँ पे वेबसाइट URL डाला है इनका। तो ये पेज जो आपको ओपन होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब वैकेंसी किधर है, तो वैकेंसी आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके पहले तो होम में जाइए। होम में जाने के बाद आपको ये यहाँ पे होम है। होम में जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट आएगा। रिक्रूटमेंट डिटेल्स में जाने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। तो इसमें देखिए, ये नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020। तो ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया। लास्ट डेट है 31 अगस्त और ये वाला नोटिफिकेशन है वो। तो सेम नोटिफिकेशन हमने अभी देखा। तो आप जाओ वेबसाइट पे और जाके पूरा डिटेल पढ़ो। अगर ये वैकेंसी आपके काम की है यानी आप एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई कर दो। अगर आपके काम की नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप दूसरों लोगों को शेयर कर दो। यानी आपके रिलेटिव हो गए या फ्रेंड सर्कल है तो उनको शेयर कर दो ताकि उनके काम में आए। थैंक यू।